मम्मी जी इतनी सारी तैयारियां, अभी तो 3 ही महीने हुए। अरे बहू तू चुपचाप बैठी रहे, प्रेगनेंसी के 3 महीने हो गए हैं, अब तू कोई काम नहीं करेगी, हम सब मिलकर तेरे लिए खास लड्डू बना रहे हैं। ले बहू, तब तक तू केसर वाला दूध पी और हम तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बना रहे हैं। पुराने जमाने में हम यही बनाते थे, चूल्हे की आंच में बनाया खाना दवा से कम नहीं होता। भाभी मैंने केले, सेब और अनार काट लिए हैं, ये भी खाओ आप, और ये ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू में आपको कितना मीठा चाहिए आप ये बताओ बस। दादी जी और घी डालूं क्या? आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं न जाने कहीं की महारानी हूँ। मुझे तो अब चक्कर भी नहीं आ रहा। बहू तो बस आराम कर, हम सब है ना, तू बस खुश रह। आंगन में हाथ के चूल्हे की लकड़ी की खुशबू, घी की महक और फ्रूट्स वाले लड्डू की मीठी सुगंध चारों तरफ फैल गई थी। पूरा परिवार हंसते बोलते एक दूसरे की मदद करते हुए यामिनी के लिए खास नाश्ता तैयार कर रहा था। वहीं सुरेखा अपनी बालकनी में खड़ी खड़ी ये देखकर मुंह बना रही थी और पैकेज्ड फूड खा रही थी। पड़ोसी आंटी ने देख लिया। सुरेखा बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो ना, प्रेगनेंसी में रोज पिज्जा बर्गर मत खाओ, घर का ताजा खाना खाओ वरना सेहत खराब हो जाएगी। आंटी आप अपनी चिंता खुद रखो, मैं मॉडर्न हूँ, समझदार हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, अपनी मर्जी से खाऊंगी। जॉइंट फैमिली वाली गुलामी मुझे नहीं चाहिए। बेटा गुलामी नहीं, फिक्र होती है। हम रोजाना देखते हैं तुम जोमेटो स्विगी करती हो, तुम्हारे सास ससुर कहाँ है, वो रोकते नहीं क्या? इसी रोक टोक के चक्कर में उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है, अब मैं आजाद हूँ। पड़ोसी आंटी सिर हिलाती हुई चली गई। सुरेखा ने फिर से अपना बर्गर खाने लग गई। ऐसे ही 2 दिन और गुजरे और उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। उफ मम्मी जी, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे मेरी बच्ची तू चिंता क्यों करती है, आ यहाँ धूप में बैठ जा, मैं तेरे लिए तेल गरम कर लाई हूँ, अभी सारा दर्द चुमंतर हो जाएगा। रोशनी जी यामिनी को बिठाकर उसके माथे पर चंपी करने लग जाती हैं। लाओ भाभी, मैं आपकी नेल पेंट लगा देती हूँ, आप बस रिलैक्स करो। यश को मिनी संभाल रही है और घर का सारा काम मैंने निपटा दिया है, आप तो बस हमारे घर की रानी बनकर रहो। अरे ये देखो बहू, तेरे कमरे के लिए सुंदर नन्हे बच्चों के ऐसे कान्हा जी के पोस्टर लाया हूँ और ये ताजे कीवी और अनार लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है ये तेरे लिए बहुत अच्छे हैं। सुरेखा अपनी बालकनी से ये सब देख रही थी। उसे अपने सासू माँ पद्मिनी जी की याद आई, पर उसने तुरंत अपना मन भटका दिया। कितनी ओवर एक्टिंग है। सासू माँ तेल लगा रही हैं, ननद सेवा कर रही है, ये सब कहने की बातें हैं। असल में तो ये लोग इसे कैद करके रखना चाहते हैं। अच्छा है मैं अकेली हूँ अपनी मर्जी की मालकिन। सुरेखा यामिनी के परिवार वालों को उसकी केयर करता हुआ देखकर थोड़ा थोड़ा जलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रसोई का सारा काम, अनिका की जिम्मेदारी और घर की सफाई सब सुरेखा के ही मत्थे था। योगेश, ओ योगेश, सुनो ना, आज बहुत कमजोरी लग रही है, क्या तुम थोड़ा हाथ बटा दोगे? पैरों में बहुत सूजन है। सुरेखा दिमाग मत खराब करो मेरा, सुबह सुबह ये ड्रामा शुरू मत करो। तुम्हें अकेले रहने का शौक था ना, तुमने ही मेरे माँ बाप को धक्के देकर अलग करवाया था, अब खुद भुगतो। पर योगेश इस हालत में मैं अकेले कैसे? मुझे कुछ मत बोलना, अगर ज्यादा किचकिच की तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, फिर संभालती रहना अपनी आजादी को। ये तुम्हारा डिसीजन था, मेरा नहीं। जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो सुरेखा ने उम्मीद के साथ अपनी माँ को फोन लगाया। माँ प्लीज आ जाओ ना, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत हो रही है, घर का काम नहीं संभल रहा, योगेश भी साथ नहीं देते। देख बेटी, मेरे घर पर भी बहुत काम है, तेरे भाई का बिजनेस देखना पड़ता है, घर की जिम्मेदारी है, मैं आकर तेरे पास नहीं रह सकती। हाँ कभी चक्कर लगा जाऊंगी पर रुकना मुमकिन नहीं है, तू खुद ही हिम्मत रख। सुरेखा ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी और शाम के समय बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तब सुरेखा ने देखा कि यामिनी के घर के बाहर पूरा परिवार गार्डन में साथ बैठा है। यामिनी सबको चाय और नाश्ता दे रही हैं और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। पापा, यामिनी के हाथ की अदरक वाली चाय का तो कोई जवाब ही नहीं है। और क्या, मेरी बहू ने थकी होने के बावजूद हम सबके लिए इतना बढ़िया नाश्ता बनाया, हमारी यामिनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। सुरेखा ये सब बालकनी से देख रही थी, तभी वो बड़बड़ाती है। हे भगवान, कितने पंचायती लोग हैं, कभी तो अपनी बहू की कितनी देखभाल करते हैं और कभी उसी से काम करवाते हैं। सुरेखा अपने घर में लौट आई। शाम को योगेश आया और उसने खाना मांगा। यार सुरेखा, खाने में कुछ बनाया है? नहीं, आज मेरी तबीयत भी खराब थी और अनिका भी परेशान कर रही थी, इसीलिए ब्लिंकिट से मैगी ऑर्डर किए, वही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। आर यू आउट ऑफ माइंड? पिछले 1 हफ्ते से तुमने घर में चाय तक नहीं बनाई है और ये सब तुझे कितना नुकसान करेगा पता है ना? हाँ ठीक है, जब करेगा तब देखेंगे। सुरेखा ने अपने पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में ऐसे ही बाजार का और प्रोसेस्ड फूड खाया। 9 महीने बाद दोनों को लेबर पेन हुआ, यामिनी की नॉर्मल डिलीवरी हुई और सुरेखा का एक बार फिर से ऑपरेशन। दोनों ने बेटों को जन्म दिया।
और कुछ दिनों में डिस्चार्ज होकर घर आ गई। यामिनी का बच्चा पूरे परिवार की गोद में खेल रहा था, जबकि सुरेखा का बच्चा पालने में अकेला रोता रहता और सुरेखा रसोई के काम में पिसी जा रही थी। सुबह का वक्त था। सुरेखा अपनी बालकनी में खड़ी सूखी रोटियां चबा रही थी और नीचे का नजारा देख रही थी। नीचे यामिनी के घर के बाहर चारपाई बिछी थी। अरे मेरा पोता देख कैसे मुस्कुरा रहा है। बहू तू जाकर आराम से अपनी चाय नाश्ता कर ले, इसे मैं संभाल लूंगी। और भाभी, मैंने यश और अपने लिए ताजा दलिया बना दिया, आप बस बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी जी, आप लोग हैं तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि बच्चा पालना इतना मुश्किल काम है। सुरेखा ये सब देख रही थी और उसे याद आया कि कैसे वो पूरी रात अपने रोते हुए बच्चे के साथ जागी रहती है, क्योंकि योगेश सुबह ऑफिस जाने का बहाना बनाकर दूसरे कमरे में सो जाता है। उसे न तो कोई मालिश करने वाला था और ना ही कोई बच्चे को खिलाने वाला। एक रात सुरेखा के बेटे की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और वो लगातार रो रहा था। योगेश, ओ योगेश, उठो ना, देखो बाबू का शरीर आग की तरह तप रहा है, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। क्या है सुरेखा, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे सुबह एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए निकलना है, तुम खुद देख लो ना। मैं कैसे अकेले जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज चलो ना। देखो सुरेखा, ये बच्चा तुमने पैदा किया है, तुम ही संभालो, मुझे 50 काम है ऑफिस के। और याद है ना, तुम्हें अकेले रहने का बहुत शौक था, तुमने ही मेरे माँ बाप को घर से निकाला था। अगर आज वो साथ होते तो वो बच्चे को अस्पताल ले जाते और मैं चैन से सो पाता। अब तुमने अलग होने का फैसला किया था तो भुगतो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। योगेश चादर तान कर सो गया। सुरेखा स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने यामिनी का घर घूमने लगा। जहां बच्चा छींकता भी था तो पूरा घर जाग जाता था। अगले दिन सुबह सुरेखा अकेले बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, आंखें सूजी हुई और बाल बिखरे हुए थे। मिसेस सुरेखा, बच्चे को इतना इन्फेक्शन कैसे हो गया और आप इतनी देर से क्यों आई हैं? छोटे बच्चे के मामले में ऐसी लापरवाही सही नहीं है। क्या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है जो आपकी मदद कर सके? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अकेली हूँ। देखिए, अकेले बच्चा पालना आसान नहीं है। आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आपने कई दिनों से नींद पूरी नहीं की है। ऐसे तो आपकी सेहत भी बिगड़ जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर सुरेखा फूट फूट कर रोने लगी। फिर सुरेखा अस्पताल से वापस आई तो वो घर के दरवाजे पर ही कमजोरी से ढह गई। शोर सुनकर यामिनी की सास रोशनी जी दौड़ कर आई। अरे सुरेखा बेटी, क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, तू फिक्र मत कर, चल अंदर। रोशनी जी ने तुरंत सुरेखा को संभाला, बच्चे के सिर पर पानी की पट्टियां रखी और यामिनी ने सुरेखा के लिए गर्म सूप और खाना बनाया। सुरेखा देख रही थी कि कैसे वो लोग बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रहे थे। मैं कितनी गलत थी। मैंने तो आप लोगों का हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज मुसीबत में आप ही काम आए। पगली, परिवार और पड़ोसी इसीलिए तो होते हैं। सुरेखा की हालत अब पागलों जैसी हो गई थी। उसका बेटा पिछले 4-5 दिनों से बीमार था और वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाई थी। आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे बाल और चिड़चिड़ापन उसकी पहचान बन गई थी। वहीं बगल वाले घर में यामिनी का बेटा भी बीमार हुआ था, पर पूरा वहां घर लगा हुआ था। दादी उसे गोद में लेकर बैठी थी, बुआ दवा दे रही थी और यामिनी चैन से सो रही थी। योगेश, उठो ना, देखो बाबू फिर से रो रहा है। मैं 4 रातों से सोई नहीं हूँ, मेरा सिर फटा जा रहा है, थोड़ी देर से पकड़ लो ना। यार सुरेखा, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तुम एक बच्चा नहीं संभाल सकती? सारा दिन घर में ही तो रहती हो। घर पर रहती हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं मशीन हूँ? अगर अकेले नहीं संभल रहा था तो तुमने मेरा साथ क्यों दिया अलग होने में? क्यों मान ली मेरी बात? मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था ताकि तुम कलेश करना बंद करो। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी आजादी का बोझ खुद ही नहीं उठा पाओगी। अब भुगतो, मुझे सोने दो। इस बीच सुरेखा के मायके से एक दुखद खबर आती है। उसके किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी और उसे तुरंत जाना था। पर समस्या यह थी कि छोटे बच्चे को इतनी दूर ऐसे माहौल में कैसे ले जाए, और घर पर पीछे छोड़ने के लिए कोई था ही नहीं। कहाँ जाऊं? बच्चे को किसके पास छोड़ू? कोई पड़ोसी भी तो अपना नहीं बनाया मैंने। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? सुरेखा हिचकते हुए अपनी परेशानी बताती है। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? तू बेझिझक होकर जा, बच्चे को हमारे यहाँ छोड़ जा। घर में यामिनी है, दादी माँ है, दादाजी है, सब मिलकर इसे संभाल लेंगे। यह हमारे घर के बच्चों के साथ खेलता रहेगा। सुरेखा भारी मन से बच्चे को वहां छोड़ तो गई, पर उसे पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए और एक दिन अनिका के स्कूल से अचानक फोन आता है। सुरेखा की बेटी अनिका और यामिनी का बेटा यश एक ही क्लास में पढ़ते हैं। टीचर ने दोनों के माता पिता को तुरंत स्कूल बुलाया था। देखिए, आज क्लास में हमने बच्चों को फैमिली ट्री बनाने के लिए कहा था। यश ने बहुत सुंदर पेड़ बनाया। दादा दादी, चाचा चाची सब खुश दिख रहे, पर आपकी बेटी अनिका ने ये बनाया है। ये क्या है? अनिका ने
पूरे पेड़ पर काला रंग क्यों पोत दिया है? यही तो चिंता की बात है। जब मैंने उससे पूछा कि ये काला रंग क्या है तो वो रोने लगी। उसने कहा, मैम मेरे घर में कोई नहीं है, मम्मी हमेशा काम करती है या सोती रहती है, पापा हमेशा चिल्लाते रहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मिसेस सुरेखा, आपकी बेटी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है, उसे अपनों के प्यार और बड़े परिवार की जरूरत है। सुरेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप बाहर निकली और घर पहुंची। योगेश अब जीत कर भी हार गए। मेरी आजादी ने मेरी बेटी का बचपन काला कर दिया। मुझे और ये हाई फाई लाइफ नहीं चाहिए। घर आकर सुरेखा रसोई में खड़ी थी। चूल्हे पर दाल उबल रही थी। उसकी आंखों के सामने अचानक पुराना दिन घूम गया जब उसने सास ससुर को घर से निकाल दिया था। बस अब काफी हुआ मम्मी जी, रोज रोज की रोक टोक, ये मत खाओ वो मत बनाओ, रसोई गंदी हो रही है, मैं अपनी मर्जी से रसोई चलाऊंगी। बहू, हम तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में सब साथ रहते हैं तो बोझ बट जाता है, रसोई अकेले चलाना आसान नहीं। बेटा देख लेना, अकेले रहकर बाद में पछताना मत। सुरेखा प्लीज शांत हो जाओ। मम्मी पापा को निकालने की क्या जरूरत है, हम सब साथ रह सकते हैं, रसोई का काम भी बढ़ जाएगा। नहीं, मुझे आजादी चाहिए, मुझे किसी की सलाह या टोक टाक नहीं चाहिए। आप लोग अलग चले जाइए या मैं चली जाऊंगी, मैं अकेली रहकर अपनी रसोई संभाल लूंगी। सुरेखा ने उसी दिन सास ससुर को घर से निकाल दिया। अब वो शहर के दूसरे कोने में एक छोटे किराए के कमरे में रह रहे थे। वो चूल्हे की तरफ मुड़ी और बासी दाल को घूरने लगी। शाम को वो बाहर आई। जून की चिलचिलाती गर्मी थी। यामिनी के घर के बाहर आंगन में बड़ा सा टेंट लगा था। सब मिलकर ठंडी ठंडी लस्सी और आम पन्ना का आनंद ले रहे थे। हंसी मजाक का शोर सुरेखा के कानों तक पहुंच रहा था। उफ, ये लोग तो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कोई मेला लगा हो। आज मैं भी पार्टी करूंगी, अपनी हाई फाई लाइफ इन्हें दिखाऊंगी। सुरेखा ने बहुत मेहनत से घर में सजावट की, ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम मंगाई। उसने बड़े चाव से अपने मायके फोन किया। मम्मी पापा, आज मैंने घर पर बहुत बढ़िया ठंडी चीजों की पार्टी रखी है, आप लोग आ जाओ ना, हम साथ में एंजॉय करेंगे। देख बेटा, आज तो नामुमकिन है, तेरे भाई को बहुत बड़ी बिजनेस डील मिली है, हम सब वहीं बिजी हैं, तो अपनी पार्टी खुद ही एंजॉय कर ले। पर मम्मी, मैंने इतने प्यार से सब तैयार किया कि आप मेरे लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकती? बेटी, तेरे प्यार की वजह से मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकती ना, तो अब बड़ी हो गई है, खुद को संभालना सीख। सुरेखा सूनी मेज पर रखी पिघलती हुई आइसक्रीम को देखती रह गई। एक तरफ यामिनी अपनी सासू माँ और नंद के साथ मिलकर त्योहारों और खुशियों का आनंद लेती थी, वहीं सुरेखा अपनी चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। और अगले दिन शाम को, नहीं पूजा, मैं किटी पार्टी में नहीं आ सकती। अनिका को किसके पास छोड़ूं? योगेश अभी तक ऑफिस से नहीं आए और अकेले घर छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है। तुम लोग एंजॉय करो, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। सुरेखा ने फोन पटका और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नीचे यामिनी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर की भजन मंडली में जाने की तैयारी कर रही थी। सबने मैचिंग कपड़े पहने थे और सबके चेहरों पर एक अलग ही रौनक थी। बहू तो तैयार हो गई? चल, आज मंदिर में बड़ा अच्छा कीर्तन है, यश को उसके दादाजी संभाल लेंगे, तू बस भजन का आनंद लेना। हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट। लाइए भाभी, मैं आपकी साड़ी ठीक कर दूं। यामिनी कैसे सज धज कर बिना किसी फिक्र के बाहर जा रही है। मुझे तो पार्लर जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अनिका और छोटे बाबू को संभालने वाला कोई नहीं है। अगले दिन सुबह सुरेखा पसीने से तरबतर भारी सब्जी के थैले उठाए पैदल घर लौट रही थी। तभी सामने से यामिनी हाथ में सिर्फ एक छोटा सा पर्स लिए टहलती हुई आ रही थी। अरे यामिनी, तुम कहाँ से आ रही हो? सब्जी लेने नहीं जाती क्या? नहीं सुरेखा, मुझे सब्जी मंडी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घर की सब्जियां मम्मी पापा ले आते, राशन भैया ले आते हैं और दूध हिमांशु ले आते। मुझे तो बस ये सोचना होता है कि आज क्या अच्छा बनाना है। जॉइंट फैमिली में रहने का यही तो सुख है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है पर बोझ आधा हो जाता है। काश ये बात मुझे पहले समझ आ जाती। सुरेखा घर आ जाती है। कुछ दिन बाद अनिका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो 5 दिनों से सोई नहीं थी और सुरेखा की भी नींद उड़ चुकी थी। वो चिड़चिड़ी हो गई थी। क्या है सुरेखा, सारा दिन घर पर रहती हो, एक बच्चा नहीं संभाल रहा? अकेले नहीं संभाला जा रहा। क्यों मान ली थी मेरी बात अलग होने की? क्यों नहीं रोका मुझे? मैंने सपोर्ट इसलिए किया था ताकि तुम कलेश न करो। तुम्हें अकेले रहने का शौक था ना, अब भुगतो। अगर आज माँ पापा होते साथ में तो वो अनिका को संभाल लेते और मैं चैन से सो पाता। उस रात सुरेखा सो नहीं सकी। उसने योगेश से बात की। योगेश, मुझे माफ कर दो, मम्मी पापा के पास चलते, हमें उन्हें घर लाना होगा। भगवान का शुक्रिया, तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। योगेश की बात सुनकर सुरेखा जल्दी से अनिका और छोटे बच्चों को तैयार करती है और तैयार होकर सभी योगेश के माता पिता के पास पहुंचे। योगेश के माँ बाप एक छोटे से किराए के मकान में सादगी से रह रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी आजादी के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं अकेले बहुत खुश रहूंगी, पर सच तो ये है कि अपनों के बिना ये जिंदगी सिर्फ एक सजा है।
मेरी अनिका का बचपन छिन गया, मेरी मुस्कान खो गई, प्लीज वापस घर चलिए। पगली बहू, माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं रहते, हमने तो बस तुम्हारे बुलाने का इंतजार किया था। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार फिर से एक हो गया। अब सुरेखा का घर भी यामिनी के घर की तरह महकने लगा था। उसकी